सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार जरूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। आज हम समझेंगे कैसे एक छोटा सा सीड एक पूरा प्लांट बन जाता है और कैसे ग्रोथ और हार्मोन्स मिलके इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ये एक्चुअली नेचर का एक बहुत ही अमेजिंग चमत्कार है अगर ध्यान से देखा जाए तो। राइट। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज के इस डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा मिशन बहुत सिंपल है। हमारा फोकस स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर है। और हम इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि आपको रटने की जरूरत ही ना पड़े। एग्जैक्टली। और जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली ये रिवीजन कर रहे हैं ना, उनका ड्रीम मेडिकल कॉलेज जरूर क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप एक प्लांट की लाइफ में सीड जर्मिनेशन होता है, राइट? हाँ बिल्कुल। जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, जैसे सही टेम्परेचर और पानी मिलता है, तो सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिज्यूम हो जाती हैं और वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। अच्छा, एक मिनट। दिमाग में पहला सवाल तो ये आता है कि हम बायोलॉजी में ग्रोथ को एक्चुअली डिफाइन कैसे करते हैं? अगर मैं एक वुड का पीस यानी एक लकड़ी पानी में डाल दूं, हाँ, तो वो थोड़ी देर बाद पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाएगी। राइट। उसका साइज तो बढ़ गया, तो क्या हम उस स्वेलिंग को ग्रोथ बोलेंगे? ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, पर यहाँ एक कैच है। उस लकड़ी का फूलना ग्रोथ नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं? क्योंकि वो रिवर्सिबल है। अगर लकड़ी सूखेगी तो वो वापस श्रिंक हो जाएगी। बायोलॉजी में ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है ऑर्गन या सेल के साइज में। राइट, परमानेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, लकड़ी के फूलने में कोई एनर्जी यानी एटीपी एक्सपेंस नहीं होती। असली ग्रोथ में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली लिविंग प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना ही ग्रोथ है। तो प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज रियल ग्रोथ है, बट एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लग रही है मुझे यहाँ। एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म कितना बढ़ रहा है, ये डायरेक्टली कैलकुलेट करना तो नामुमकिन है ना? हाँ, लिटरली इम्पॉसिबल है। इसीलिए डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म मैपने के बजाय हम इनडायरेक्ट पैरामीटर्स यूज करते हैं, जैसे फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और सेल नंबर। ओह, गॉट इट। एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ कमाल के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मेज यानी मक्का, उसके रूट एपिकल मेरिस्टेम का एक सेल 1 घंटे में करीब 17,500 नए सेल्स प्रोड्यूस करता है। 17,500। और यहाँ पैरामीटर है इंक्रीज इन सेल नंबर। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाटरमेलन यानी तरबूज का केस देखो। हाँ, वहाँ क्या सीन है? वहाँ सेल डिवीजन से ज्यादा सेल एनलार्जमेंट होता है। एक सिंगल वाटरमेलन सेल अपना साइज करीब 3,50,000 टाइम्स बढ़ा सकता है। वेट 3,50,000, दैट इज मैसिव, है ना? तो वहाँ हम पैरामीटर यूज करते हैं इंक्रीज इन साइज या वॉल्यूम। वैसे ही पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हम लेंथ से नापते हैं और डाइकॉट लीफ की ग्रोथ उसके सरफेस एरिया से। मेक सेंस। मतलब जिस ऑर्गन का जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है वही पैरामीटर बन जाता है। अच्छा, एक और चीज, हम इंसानों की हाइट एक एज के बाद रुक जाती है, पर पेड़ तो बेसिकली पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। सही कहा। इसीलिए प्लांट ग्रोथ को इनडिटर्मिनेट और ओपन कहते हैं। उनके पास मेरिस्टेम्स होते हैं जो लाइफ लॉन्ग डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं, पर सारे सेल्स हमेशा एक जैसे ग्रो नहीं करते। ग्रोथ के 3 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। राइट। पहला फेज तो मेरिस्टेमेटिक फेज होगा, जहां सेल्स लगातार डिवाइड कर रहे हैं, जैसे रूट टिप पर। बिल्कुल। और उन्हें बार बार डिवाइड करने के लिए रिच प्रोटोप्लाज्म और एक बड़ा न्यूक्लियस चाहिए होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, उनकी सेल वॉल बहुत थिन और सेल्यूलोसिक होती है। वही ना, क्योंकि दीवार मोटी होगी तो सेल बटेगा कैसे? और उनके बीच प्लाज्मो डेस्माटल कनेक्शंस भी बहुत होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। एग्जैक्टली। फिर उस मेरिस्टेमेटिक जोन के ठीक पीछे आता है इलोंगेशन फेज। यहाँ डिवीजन बंद हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ साइज बढ़ता है। हाँ, सेल के अंदर वैक्यूल्स बड़े हो जाते हैं और नए सेल वॉल मटेरियल्स डिपॉजिट होने लगते हैं। इसके बाद फाइनली आता है मैचुरेशन फेज, जहाँ सेल्स अपना मैक्सिमल साइज अटेन कर लेते हैं और कंप्लीटली थिक और मैच्योर हो जाते हैं। राइट। तो डिवाइड, इलोंगेट एंड देन मैच्योर, ये तो सीक्वेंस हो गया। पर अगर हम मैथमेटिकल एंगल से देखें तो इनकी ग्रोथ की स्पीड यानी ग्रोथ रेट्स, उसको कैसे समझते हैं हम? तो बेसिकली 2 टाइप की ग्रोथ रेट्स होती हैं, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेटोडिक डिवीजन में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, राइट? हाँ।
अरिथमेटिक में उन दो में से सिर्फ एक सेल आगे डिवाइड करने की एबिलिटी रिटेन करती है, दूसरी वाली मैच्योर हो जाती है। ओह आई सी। तो एक डिवाइड करेगी, दूसरी मैच्योर होगी, फिर वो पहली वाली फिर से डिवाइड करके दो बनाएगी, एक मैच्योर, और साइकिल चलती रहेगी। अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो एक लीनियर कर्व बनेगा। बिल्कुल लीनियर। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है LT = L0 + RT, जैसे कि रूट इलोंगेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट। पर नेचर में ना चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। वही तो, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है फिर? ज्यादातर लिविंग सिस्टम्स ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करते हैं। यहाँ दोनों डॉटर सेल्स डिवीजन कैपेसिटी रिटेन करती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। इसका इक्वेशन W1 = W0 e⁻RT होता है। वाओ, एक्सपोनेंशिएशन। पर क्या ये हमेशा ऐसे ही चल सकता है? आई मीन, रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं ना? सही पकड़ा आपने। इसीलिए इसका कर्व लीनियर नहीं बल्कि सिग्मॉइड यानी एस शेप्ड होता है। इसमें 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहले लैग फेज, जहां ग्रोथ स्लो होती है। फिर लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, जहां बहुत तेजी से सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर जब खाना पानी कम पड़ने लगता है तो आखिर में स्टेशनरी फेज आ जाता है, जहां ग्रोथ रुक जाती है। राइट? एग्जैक्टली। ये एक क्लासिकल नेचुरल कर्व है। ये तो नीट एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन जैसा हो गया। शुरू में लैग फेज आता है, मार्क्स धीरे बढ़ते हैं, फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने पर डायरेक्ट लॉग फेज, पर रिवीजन नहीं की तो स्टेशनरी फेज भी आ सकता है। ऐसा ही होता है। वैसे ग्रोथ रेट में एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। अच्छा, वो लीफ ए और लीफ बी वाला एग्जाम्पल? हाँ, वही। मान लो लीफ ए का साइज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है और लीफ बी का 50 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एक हफ्ते में दोनों लीव्स 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती हैं। तो लीफ ए हो गई 10 की और लीफ बी हो गई 55 की। राइट। अगर हम एब्सोल्यूट ग्रोथ देखें तो दोनों में एग्जैक्टली 5 स्क्वायर सेंटीमीटर का इंक्रीज हुआ है, दोनों बराबर बढ़ी। पर अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट देखें तो वो इनिशियल साइज के हिसाब से होगा, यानी लीफ ए 5 से 10 हुई, मतलब उसने अपना साइज डबल कर लिया, 100% इंक्रीज। पर लीफ बी 50 से 55 हुई, उसका बेस इतना बड़ा था कि रिलेटिव ग्रोथ सिर्फ 10% हुई। बैंग ऑन। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव का फर्क जानना बहुत जरूरी है, और इन सारी ग्रोथ्स को सपोर्ट करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे पानी टर्जिडिटी के लिए और ऑक्सीजन मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए। और डेफिनेटली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और ऑप्टिमम टेम्परेचर भी जरूरी है। पर अब एक स्टेप आगे चलते हैं। एक सेल लगातार ग्रो तो कर रहा है, पर उसको ये कैसे पता चलेगा कि आगे चलकर उसे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है? वहीं पर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। जब सेल्स डिवीजन कैपेसिटी लूज कर देते हैं और किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए मैच्योर होते हैं, उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। उनके प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल में मेजर चेंजेस आते हैं। जिसका क्लासिक एग्जाम्पल ट्रैचारी एलिमेंट्स है ना। पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो सेल्स अपना पूरा लिविंग प्रोटोप्लाज्म ही त्याग देते हैं। हाँ, बिल्कुल हॉलो हो जाते हैं और उनकी वॉल्स स्ट्रॉन्ग लिग्नोसेल्यूलोजिक हो जाती हैं ताकि टेंशन से पिचक ना जाएं। दैट इज ट्रू डेडिकेशन बाय द सेल। पर मैंने सुना है प्लांट्स में डी डिफरेंशिएशन का भी मैजिक होता है। फीचर है। कभी-कभी मैच्योर डिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स अपनी डिवीजन की कैपेसिटी वापस रीगेन कर लेते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम। इसे डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो पहले बचपन से मैच्योर हुए, फिर जरूरत पड़ने पर वापस बचपन में चले गए डिवाइड होने, और इसके बाद रीडिफरेंशिएशन आता होगा। बिल्कुल। जब वो डी डिफरेंशिएटेड टिश्यूज नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और वो नए सेल्स फिर से डिवीजन लूज करके मैच्योर होते हैं, उसे रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिलाकर हम डेवलपमेंट टर्म यूज करते हैं। राइट। और इनका डेवलपमेंट फिक्स नहीं होता ना। प्लांट्स एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को आकार देते हैं, जिसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। हाँ, हेटेरोफिली इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कॉटन और लार्कस्पर में लीव्स का शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि प्लांट जुवेनाइल है या मैच्योर। आई मीन, बटरकप एनवायरनमेंट डिटेक्ट करके फिजिकली अपना शेप चेंज कर रहा है पानी में सर्वाइव करने के लिए। ऐसी अजीब सी इंटेलिजेंस इन्हें मिलती कहां से है? ये सारा केमिकल गेम है जिसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या PGRs चलाते हैं। इन्हें प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। ये बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके 2 ग्रुप्स हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्रोमोटर्स में ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स,
और इनहिबिटर्स में एब्सिसिक एसिड आता है, राइट? राइट, एक एथिलीन भी है जो दोनों रोल प्ले करता है पर ज्यादा इनहिबिटर वाला। इनकी डिस्कवरी स्टोरीज काफी फैसिनेटिंग है। ऑक्सिन का ही देख लो। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने देखा कि कैनेरी ग्रास की टिप लाइट की तरफ बेंड हो रही थी, जिसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। उनको लगा टिप से कुछ अजीब सा केमिकल निकल रहा है। और फिर बाद में F.W. वेंट ने ओट सीडलिंग्स की टिप से उस केमिकल को एक्चुअली आइसोलेट किया, जिसे आज हम ऑक्सिन कहते हैं। तो वेंट ने उसको आइसोलेट किया। ऑक्सिन्स के एग्रीकल्चरल यूजेस बहुत प्रैक्टिकल हैं, जैसे स्टेम कटिंग्स में रूट्स निकालना या पाइनएप्पल्स में फ्लोरिंग प्रमोट करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन ऊपर टिप में बनता है और नीचे ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से लेटरल या साइड ब्रांचेस ग्रो नहीं कर पाती। अच्छा, इसीलिए गार्डनर्स हेज बनाते वक्त ऊपर से टिप काट देते हैं। टिप हटी, ऑक्सिन हटा और फिर साइड की ब्रांचेस मस्ट ग्रो करके घना पेड़ बना देती हैं। और हाँ, वीड किल करने वाला 2,4-D भी तो एक सिंथेटिक ऑक्सिन है ना? एग्जैक्टली, वो डाइकॉट वीड्स को मार देता है बिना मैच्योर मोनोकॉट्स को हर्ट किए। प्रोमोटर्स में दूसरा हीरो है जिबरेलिन। इसकी डिस्कवरी ई कुरोसावा ने की थी। उन्होंने देखा चावल के कुछ पौधे बहुत लंबे और पतले होके गिर रहे थे, बकाने या फुलिश सीडलिंग डिजीज। फुलिश, क्योंकि उनमें ग्रे नहीं आ रहा था। फिर पता चला कि ये एक फंगस जिब्रेला फुजिकरोई का किया धरा है, और वहीं से आइसोलेट हुआ जिब्रेलिक एसिड यानी GA। GA का मेन काम है लेंथ बढ़ाना। ग्रेप स्टॉक्स लंबे करने हो या एप्पल्स को लंबा करके शेप सुधारना हो, GA इज द बॉस। और पता है, ये सीनेसेंस यानी बुढ़ापे को भी डिले करता है, ताकि फ्रूट्स पेड़ पर ज्यादा देर फ्रेश रहें। मैंने पढ़ा था गन्ने शुगरकेन की यील्ड बढ़ाने के लिए भी GA स्प्रे करते हैं, क्योंकि शुगरकेन स्टेम्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। GA इंटरनोड्स को लंबा कर देता है, जिससे यील्ड 20 टन्स पर एकड़ तक बढ़ जाती है। बिल्कुल, और बीट और कैबेज जैसे प्लांट्स में फ्लावरिंग से ठीक पहले इंटरनोड लंबा करने को बोल्टिंग कहते हैं, वो भी GA करवाता है। तीसरा प्रमोटर है साइटोकाइनिन। स्कूग और मिलर वाली डिस्कवरी, राइट? उन्होंने देखा टोबैको स्टेम के सेल्स तब तक डिवाइड नहीं होते जब तक मीडियम में हरिंग स्पर्म DNA या यीस्ट एक्सट्रैक्ट ना डाला जाए। वहीं से किनेटिन डिस्कवर हुआ। सही जवाब। इनका मेन काम ही साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन है। जहां डिवीजन ज्यादा चाहिए, जैसे रूट एपिसेस या डेवलपिंग शूट पड्स, वहां ये होते हैं। और ये ऑक्सिन के एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में भी मदद करते हैं। प्लस न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करके पत्तियां जल्दी झड़ने से रोकते हैं। अब हमने बहुत प्रोमोटर्स की बात कर ली, पर एनवायरनमेंट हमेशा मस्त नहीं होता, कभी स्ट्रेस भी आता है। वहां इनहिबिटर्स चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इथिलीन। इथिलीन एक गैस है। H.H. कजिन्स ने ऑब्जर्व किया कि पके हुए ऑरेंजेस से कोई वॉलेटाइल गैस निकल रही है जो पास रखे कच्चे बनानास को पका रहे हैं। वो इथिलीन थी। ये फ्रूट राइपनिंग में गॉड लेवल है। राइट, पकने के टाइम रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, जिसको रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक बोलते हैं। पर ये सेनेसेंस और लीव्स फ्लावर्स को गिराता भी तो है। हाँ, लेकिन कुछ जगह ये डॉर्मेंसी तोड़ता है। पीनट सीड्स या पोटैटो ट्यूबर्स को जर्मिनेट करवाता है। और डीप वाटर राइस प्लांट्स में पिटियोल्स को लंबा करता है, ताकि लीव्स पानी के ऊपर रह सकें। एग्रीकल्चर में इथीफन बहुत कॉमन है ना इसके लिए, टोमेटोज और एप्पल्स जल्दी पकाने के लिए। हाँ, अब दूसरे इनहिबिटर की बात करते हैं, एब्सिसिक एसिड यानी ABA, प्लांट का अल्टीमेट स्ट्रेस मैनेजर। जब भी प्लांट स्ट्रेस में होता है, जैसे पानी की कमी, तो ABA आके स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। ये सीड जर्मिनेशन को टोटली रोक देता है और डोमेंसी इंड्यूस करता है, ताकि सीड ड्राइंग से बच सके। तो बेसिकली एथिलीन कुछ केसेस में और गिबरेलिन्स डोर्मेंसी ब्रेक करते हैं, जबकि ABA डोर्मेंसी इंड्यूस करता है। एकदम ऑपोजिट काम। ये बैलेंस ही नेचर का मैजिक है। वैसे प्लांट्स एनवायरनमेंट के लाइट और टेम्परेचर को भी यूज करते हैं, जैसे फोटो पीरियोडिज्म। अच्छा, वो दिन और रात की लेंथ मेजर करने वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जिन्हें एक क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, और कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं जिन्हें कम। और मज़े की बात यह है कि प्लांट्स लीव्स के थ्रू लाइट परसीव करते हैं, और वहाँ से एक हार्मोन फ्लोरिजिन शूट तक ट्रैवल करता है। इट्स इनसेन कि पत्तियां मेजर कर रही हैं दिन की लेंथ। और जो टेम्परेचर बेस्ड है वो वर्नलाइजेशन होता है, जिसमें प्लांट्स को फ्लावर होने से पहले कोल्ड चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए होती है, ताकि वो हार्श विंटर्स पहले ही निकाल लें। बिल्कुल। और फाइनली सीड डोमेंसी। देखो, कभी कभी फेवरेबल कंडीशन मिलने पर भी सीड जर्मिनेट नहीं करते। उनके अंदर ही रिस्ट्रिक्शंस होती हैं,
जैसे इम्पर्मिएबल सीड कोट या इनहिबिटर्स लाइक ABA। ये नेचर का सर्वाइवल हैक है। जिसको हम केमिकली GA या नाइट्रेट्स यूज करके तोड़ भी सकते हैं एग्रीकल्चर में। वाओ। तो बेसिकली आज हमने उस केमिकल इंटेलिजेंस को समझ लिया जो एक सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल को डिवाइड करवाता है, उसे स्पेशल फंक्शन देता है और इन सब हार्मोन्स के बैलेंस से पूरे प्लांट को शेप देता है। राइट। और नीट एस्पिरेंट्स को इन सारे PGRs और उनके एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस को टिप्स पर रखना है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स, अपनी रिवीजन कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए, अपनी स्टडी हैबिट को साइटोकाइनिन समझिए, जो नॉलेज के सेनेसेंस यानी भूलने के प्रोसेस को डिले करेगा और आपकी प्रिपरेशन फ्रेश रखेगा। ये कंपैरिजन काफी बढ़िया था। थैंक यू। अब जाने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल है आप सबके लिए। सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर एक प्लांट में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का बैलेंस कंप्लीटली बिगड़ जाए, यानी एक बहुत ज्यादा हो और दूसरा बहुत कम, तो उस पेड़ की फिजिकल शेप पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो लंबा होगा या बहुत घना? ये एपिकल डोमिनेंस पर बेस्ड बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन क्वेश्चन है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका करेक्ट रीजनिंग दे पाते हैं। हाँ, अपने आंसर्स कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करें। रिवाइज वेल एंड कीप स्टडिंग कंसिस्टेंटली टू क्रैक योर एग्जाम्स। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्रोइंग।